नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ब्लू कट और मैं आपके साथ हूं विनीत। देश भर में अग्निपथ योजना के आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। पूरा देश जल रहा है, तमाम राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार, हर जगह आग लगी हुई है। तो एक सवाल खड़ा हो रहा है, हर जगह लोग एक बात पूछ रहे हैं कि भाई ये आग लगाना ठीक है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ठीक है, जो हिंसा हो रही है, जिस तरीके से प्रदर्शन हिंसक हो गया है, ये ठीक है, ये छात्र क्यों गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। तमाम लोग हैं जो इस बात पे सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए, सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको किसी भी तरीके से रोकना चाहिए। कितने लोग तो ऐसे जिन्होंने कह दिया कि ये आर्मी में भर्ती के लायक नहीं है। थोड़ा समझते हैं कैसे कि भाई छात्रों को सरकार पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है, एक। दूसरा कि छात्र इनसे इतने नाराज क्यों हैं, और तीसरा और सबसे जरूरी चीज जो हमारा सवाल था कि इन सारी चीजों में हिंसा की जगह क्यों बन रही है। तो एक बात समझ लीजिए आप कि सरकार के खिलाफ छात्र इसलिए आग लगा रहे हैं, उनका कहना है। हमने तमाम जो सरकार की पिछले कुछ सालों में योजनाएं हैं उनको जब आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम फेल्योर थी। जैसे सीए एनआरसी में लोग बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो सरकार ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, सालों साल तक प्रदर्शन चला, लोग सड़कों पर आ गए, थोड़ी बहुत छिटपुट हिंसाएं भी हुई, उस पर कार्रवाई करी, और उसके बाद क्या हुआ कि उस पर कोई स्टैंड नहीं आया सरकार का क्लियर। उसके बाद किसानों ने शांति से प्रदर्शन करने की कोशिश की, वहाँ भी इन्होंने इतना बुरी तरीके से दमन किया, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं चढ़वाई, लेकिन लखीमपुर में गाड़ी किसानों के ऊपर योगी जी के, मोदी जी की सरकार में मंत्री थे, उनके लड़के ने चढ़ाई, टेनी जी के। तो जब गाड़ी चढ़ाई गई उसके बाद भी सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी रही। जब हद हो गई और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब जाके उन्होंने किसानों की बात मानी। कितने सारे छात्र हैं, अभी हमने एक वीडियो किया था, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, एसएससी जीडी पे। वहां पे आप देखेंगे एसएससी जीडी 2018 की भर्ती के लिए छात्र पिछले 2 साल से प्रदर्शनरत हैं। कितनों की जान खतरे में है, वो पैदल मार्च कर रहे हैं नागपुर से दिल्ली, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब तक कोई गाड़ी नहीं जलाई है, कोई ट्रेन नहीं फूकी है, कोई प्रदर्शन हिंसक नहीं हुआ। बहुत शांति से जहां प्रदर्शन कर रहे थे वहां करते रहे और फिर चल पड़े कि चलो भाई कूच करते हैं, अब दिल्ली चलते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने ये योजना जब बनाई तो उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि भाई युवाओं के लिए क्या हो सकता है। एकदम लेटेस्ट हम आपको बात बताते हैं, सरकार में ही सांसद हैं, मोदी सरकार में ही सांसद हैं वरुण गांधी जी, गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हो सकता है इसलिए, या फिर आजकल किसी सांसद की नींद खुल गई है, आंख खुल गई है, इसलिए वो विरोध कर रहा है। तो उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में लिखा है कि अग्निपथ योजना को लाने के बाद महज कुछ घंटे के भीतर इसमें कई संशोधन किए गए, जिससे ये पता चलता है कि संभवतः योजना बनते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। जब देश की सेना, सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं है। ऐसा ही तमाम योजनाओं में हुआ। ये इकलौती योजना नहीं है जिसमें वरुण गांधी साहब ने लिख दिया तो हाँ ऐसा नहीं। जीएसटी लाए तो किसान, जितने भी व्यापारी थे विरोध किया। कृषि बिल लाए, संशोधन किया तो किसान विरोध में खड़े थे। इन्होंने कहा कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, लगभग फेल्योर लग रहा है। इन्होंने कहा था, लोग कहते हैं कि करोड़ों में रोजगार देंगे, कितने दिए? अभी तो चंद रोज पहले इनको ये कहना पड़ा कि भाई हमको, मोदी जी ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया कि अब सभी विभागों को ये आदेश दिया जाता है कि केंद्र सरकार में अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां की जाए। क्यों? वो करोड़ों रोजगार कहाँ गए? सब इन्होंने कहा था कि भाई स्टार्टअप इंडिया को बहुत ग्रो करेंगे, देश में रोजगार और उसके साथ व्यापार, और जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं उनकी क्या हालत है जमीन पे लोग देख रहे हैं। जब धर्म और जाति के चश्मे को उतार के लोग बैठते हैं देखने, तो उनको महसूस होता है कि क्या फर्क है। लोग को समझ में आता है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ गई, कितनी मुश्किलें हो गई व्यापारियों के लिए, कामगारों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए नौकरियां नहीं है। उनको ये चीजें समझ में आती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब तक धर्म का चश्मा उनकी आंखों पे लगा रहता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा और समझाते हैं आपको। अभी तीसरे सवाल पे आते हैं कि ये जो आग लगा दी गई है, खैर सरकार पे भरोसा नहीं है छात्रों को, ये बात समझने की है क्योंकि सरकार की हरकतें ऐसी है। उसके बाद दूसरी बात कि सरकार के अपने लोग अब इस बात का विरोध करने लगे हैं कि ये बिना जांचे परखे किसी भी योजना को बना देते हैं, जमीन पर ले आते हैं और उसके बाद बिना कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाए ही डायरेक्टली जमीन पे ले आते हैं। फिर क्या होता है कि लोग विरोध करते हैं और ये वापस लेते हैं, नहीं लेते तो उसके बदले देश को
अलग मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किलों में डाल देते हैं कि असल मुद्दों से भटका देते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनकी सोची समझी साजिश है। हम आखिरी बात पे आते हैं कि भाई ये जायज़ है या नहीं। दो चीज़ें हमने समझा दी। जब देश के युवाओं को सरकार पर भरोसा न रहे, उनको लगे कि सरकार पूंजीवादी हो गई है, उद्योगपतियों के लिए काम करती है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, अब सेना में भी संविदा पर नौकरी दी जाएगी, तमाम ट्रेनों को, रेलवे स्टेशनों को प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो छात्रों को ये डर तो है ही। जब आप ये कहते हैं भाई योगी जी ने आदेश कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों में छात्रों को जो है वो छूट दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा, कैसे देंगे? आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती ही नहीं कर पा रहे हैं, कैसे देंगे? अर्धसैनिक बलों का SSC-GD का आपको हाल बता दिया। अमित शाह जी ने कहा कि अर्धसैनिक बलों में वरीयता दी जाएगी अग्निवीरों को, कैसे देंगे? जो नॉर्मल भर्तियां आप वो तो करा नहीं पा रहे हैं, बाकियों को आरक्षण और वरीयता कैसे देंगे? आप पे सवाल खड़ा होता है। उसके बाद जब आपके ऊपर बचा ही नहीं बिल्कुल भरोसा किसी को, ना किसानों को, ना नौजवानों को, ना उनके परिवारों को, क्योंकि उनको पता है कि जब तक बात धर्म की है तब तक उन्हें शांत बैठना है, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट कर रखा है, वो चल रहा है। लेकिन जैसे ही उससे निकल के बाहर आते हैं उनको महसूस होता है कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, फिर वो सड़कों पे उतर आते हैं। फिर अभी जब नौजवानों पर बात आई तो वो हिंसक हो गए। हिंसक हो गए तो भाई आप हम सबको लगता है कि नहीं बस मत जलाओ, ट्रेन मत जलाओ, बहुत गलत कर रहे हो। सही बात है, ट्रेनें नहीं फूकनी चाहिए। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। 23 दिसंबर 1929 को क्रांतिकारियों ने, मतलब उन क्रांतिकारियों में भगत सिंह जी भी शामिल थे, ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्तंभ वायसराय की गाड़ी को उड़ाने का प्रयास किया। ये बकायदा लिखा हुआ है, जो असफल रहा। और उस समय गांधी जी ने इस घटना की निंदा की, बोले कि नहीं ये हिंसा नहीं चलेगी, वायसराय की गाड़ी नहीं उड़ानी चाहिए थी। तो उन्होंने एक खत लिखा, एक लेख लिखा। लेख का नाम था बम की पूजा, जिसमें उन्होंने वायसराय को देश का शुभचिंतक बताया और जो नौजवान आज़ादी के रास्ते में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको आज़ादी के रास्ते का रोड़ा बता दिया। इसके ठीक बाद भगवती चरण बोहरा ने एक लेख लिखा। उस लेख के जवाब में लेख का नाम रखा, लेख का टाइटल रखा उन्होंने हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र, और उसके नीचे था बम का दर्शन। ये लिखने के बाद वो कॉपी एडिट करी भगत सिंह जी ने जेल से और बाहर आई तो ये 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में बांटी गई। उसका एक छोटा सा अंश सुनाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो उसमें लिखा गया है कि पहले हम हिंसा और अहिंसा के प्रश्न पर ही विचार करें। जिस चीज़ को आप कह रहे हैं कि प्रदर्शनों में हिंसा हो रही है, हमारे विचार से इन शब्दों का प्रयोग ही गलत किया गया है और ऐसा करना ही दोनों दलों के साथ अन्याय करना है। ऐसे लोग जो हिंसा के पक्ष में हैं और विपक्ष में हैं, जो शांति से सारी बात रखना चाहते हैं और जो ट्रेनों को जलाकर, बसों को तोड़कर अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इन शब्दों से दोनों ही दलों के सिद्धांतों का स्पष्ट बोध नहीं हो पाता। हिंसा का अर्थ होता है कि अन्याय के लिए किया गया बल प्रयोग, मतलब ऐसा बल प्रयोग जिसमें आप किसी के ऊपर अन्याय करना चाहते हो। परंतु क्रांतिकारियों का, जो लोग उस वक्त क्रांति कर रहे थे, उनका यह उद्देश्य नहीं है। दूसरी ओर अहिंसा का जो आम अर्थ समझा जाता है वो है आत्मिक शक्ति का सिद्धांत, मतलब आप अपने ऊपर बस अपने को वश में रखिए, अहिंसा के साथ चलिए आगे, और फिर क्या है कि बिना कोई हिंसा किए बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए और अपने अधिकार ले लीजिए। फिर आगे लिखा गया है कि एक क्रांतिकारी जब कुछ बातों को अपना अधिकार मान लेता है, जैसे सेना के जवानों ने अपनी नौकरी को अधिकार मान लिया, सेना में भर्ती को, तो वो उनकी मांग करता है, अपनी उस मांग के पक्ष में दलीलें देता है, समस्त आत्मिक शक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसकी प्राप्ति के लिए अत्यधिक कष्ट सहन करता है, इसके लिए वो बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहता है और उसके समर्थन में वो अपना समस्त शारीरिक बल प्रयोग भी करता है। इसके इन प्रयत्नों को आप चाहे जिस नाम से पुकारें, परंतु आप इन्हें हिंसा के नाम से संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना कोश में दिए शब्द के अर्थ के साथ अन्याय होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हो रहा है सब सही हो रहा है, लेकिन वो जो खत बम का दर्शन है, वो जो लेख बम का दर्शन है, उस लेख में जो कहा गया है वो आज की परिस्थितियों पर 100% एकदम फिट बैठता है। इसलिए क्योंकि छात्र सच में जो आर्मी की तैयारी में लगे हों, वो सब कुछ दांव पर लगा कर ही दौड़ते हैं। वो जब शारीरिक श्रम करते हैं तो इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि आगे क्या होगा, वो बस यही सोच के भागते हैं कि ये भागते भागते फिर बॉर्डर तक पहुंच ही जाना है किसी भी हाल में, और फिर उसके बाद आप ऐसे अचानक कुछ भी ले आते हैं।
इसी बात पे जैसे ट्रेनें जला दी गई, भाई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान गलत है, लेकिन इसी बात पर जब बहुत फेमस किस्सा है, मुझे लगता है हर भारतीय को पता होगा कि साल 1929 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया था अंग्रेजों का विरोध करते हुए। बम फेंकने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चला। 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज लियोनार्ड मिडल्टन की अदालत में दिए गए ऐतिहासिक बयान में भगत सिंह की ये बात आज के वक्त में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भगत सिंह ने कहा था कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि मानवता को प्यार करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं। वैसे ही ये देश के नौजवान जो सड़कों पर हैं, वो मानवता और देश प्रेम में कहीं भी पीछे नहीं है। ये बात सच है। हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हम प्राणी मात्र को हमेशा आदर की नज़र से देखते आए हैं। हम न तो बर्बरतापूर्ण उपद्रव करने वाले देश के कलंक हैं, जैसा कि सोशलिस्ट कहने वाले, ये उस खत में इन्होंने सोशलिस्ट कहलाने वाले दीवान चमनलाल ने इन लोगों को, उस वक्त के क्रांतिकारियों को जिन्होंने वो बम फेंका था, इन्होंने कहा था कि ये बर्बरतापूर्ण उपद्रव कर रहे हैं और कलंक हैं। आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं, तमाम समाचार पत्र हैं, तमाम टीवी चैनल हैं, तमाम लोग हैं जो इन पे आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद इसी में आगे लिखा है कि और ना ही हम पागल हैं। आज के छात्रों को पागल भी कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये पागल हो गए क्या, कुछ भी कर रहे हैं। तो भगत सिंह अपने जवाब में कहते हैं, और ना ही हम पागल हैं, जैसा कि लाहौर के ट्रिब्यून तथा कुछ अन्य अखबारों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। वैसे ही जैसे आजकल आज तक, जी टीवी, आप कितने नाम जानते हैं, मैं नाम सबके नहीं ले सकता। ये काम हमने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा विद्वेष की भावना से नहीं किया है। हमारा उद्देश्य केवल उस शासन व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिवाद करना था जिसके हर एक काम से उसकी अयोग्यता ही नहीं वरन अपकार करने की उसकी असीम क्षमता भी प्रकट होती है। हमने वीडियो के सबसे शुरू में जो पहला सवाल बताया था और उसका जो जवाब बताया था, आपने एकदम अगर गौर से सुना होगा, नहीं सुना तो पलट के जाके सुन लीजिए। उस पूरे जवाब पे ये आखिरी लाइन फिट बैठती है कि योग्यता ही नहीं वरन अपकार करने की उसकी असीम क्षमता भी प्रकट होती है। ये जिस तरीके से इनकी योग्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इनके अपने सांसद खड़े कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये किसानों, युवाओं और श्रमिक वर्ग को एकदम से लगता है कि ये अनभिज्ञ है उनकी समस्याओं से, उनको पूरी तरीके से इग्नोर करके योजनाएं लाते हैं और फिर उनके सिर पे थोप देते हैं। तो ये भगत सिंह की कही गई लाइन जो उन्होंने कोर्ट में कही थी, इस पूरे मसले पर एकदम सटीक बैठती है। बने रहिए ब्लूकेट के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद।